जय हिंद साथियों। हम चैप्टर 6 कर रहे थे। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, यानी कि पार्ट नंबर 3। आज हम उसे भी कवर कर लेंगे, तो इसके साथ ही ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 106 है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है धमनी। देखिए, जब भी रुधिर हृदय से बाहर जाएगा तो वो जाएगा धमनी के माध्यम से, और जब भी शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय के अंदर आएगा तो वो आएगा शिराओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 107 है, धमनी की भित्ति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है मोटी व लचीली। देखिए दोस्तों, जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त को लेकर, यानी रुधिर को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, और जब भी हृदय से रुधिर निकलेगा तो वो बहुत ज़्यादा दबाव यानी कि प्रेशर के साथ निकलता है। इसलिए उस प्रेशर को झेलने के लिए धमनी की मोटी परत होना, यानी कि मोटी भित्ति होना व लचीली होना अति आवश्यक है। और उसी हिसाब से धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, ताकि हृदय से आने वाले रुधिर का जो प्रेशर है, जो दाब है, उसको झेल सके। तो प्रश्न नंबर 108 है, विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में कौन सी वाहिकाएं लाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है शिराएं। देखिए, जब भी अंगों से जो अशुद्ध रक्त है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जब भी वो रुधिर हृदय में आएगा तो जो वाहिकाएं होंगी वो कहलाएंगी शिराएं। और हृदय के अंदर जो मुख्य शिरा होती है उसको बोलते हैं महाशिरा, जो आगे दो भागों में बटी होती है। एक भाग हृदय से नीचे की तरफ चलता है, यानी कि नीचे पैरों की तरफ जाएगा, और एक हृदय से ऊपर की तरफ, यानी कि सिर की तरफ जाता है। और दोनों ही जो शिराएं हैं वो हृदय से थोड़ा पहले एक ही महाशिरा में खुलती हैं, जिसके माध्यम से जो अशुद्ध रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो आलिंद में पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 109 है, शिराओं की भित्ति कैसी होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि कुछ धमनियाँ होती हैं, कुछ शिराएं होती हैं। तो जो धमनियाँ थी उसकी भित्ति मोटी व लचीली थी। तो इसका उत्तर है अपेक्षाकृत कम मोटी, यानी कि जो धमनी की जो मोटाई थी उससे कम मोटी होती हैं। क्योंकि दोस्तों शिराओं का मुख्य काम है अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लेके आना। उसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम दबाव होता है, इसलिए ज़्यादा मोटी भित्ति की शिराओं को आवश्यकता नहीं होती। लेकिन शिराओं के अंदर वाल्व लगे हुए होते हैं, जो कि रुधिर की विपरीत दिशा को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रुधिर को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं और उसकी दिशा आगे की तरफ बनाए रखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 110 है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व किन वाहिकाओं में होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि ये शिराओं में होते हैं। चलिए प्रश्न 111 है, सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति कितनी मोटी होती है? तो इसका उत्तर है एक कोशिकीय, यानी कि जो एक कोशिका होती है उनके साइज की होती है ये इनकी भित्ति। तो जो धमनियाँ व शिराएं होती हैं दोस्तों, वो आगे चलकर अंगों तक पहुंचने तक बहुत छोटे छोटे धागे नुमा वाहिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, बंट जाती हैं। तो जो अंतिम वाहिका होती है उसका साइज होता है एक कोशिका जितना, और उसी जो अंतिम वाहिका होती है उसी की भित्ति से ही पदार्थों का विनिमय होता है, यानी कि जो भोजन के कण रक्त के या रुधिर के द्वारा ले जाए गए हैं वो उसी कोशिकीय भित्ति से ही अंग तक पहुंच पाते हैं। चलिए प्रश्न 112 है, रुधिर का कौन सा भाग है जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का जमा देता है? तो इसका उत्तर है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक रुधिर का ही भाग है, और ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में
घूमती रहती हैं रक्त में ही, यानी रुधिर के अंदर ही घूमती रहती हैं। और जैसे ही कोई घाव, कोई कट या कुछ भी हुआ, तो जैसे ही वहाँ पे रुधिर निकलेगा, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा। वो प्लेटलेट्स की ही वजह से होता है। प्रश्न नंबर 113 है, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसको बोलते हैं लसिका। जो लसिका होती है दोस्तों, वो प्लाज्मा की तरह ही वहन करती है, यानी कि ये भी वहन में ही काम आती है। और ये रंगहीन होती है, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लसिका का रंग कैसा होता है तथा इसमें क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि ये रंगहीन होती है, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रश्न 115 है, क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन कौन करता है? देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत यानी कि क्षुद्र आंत में होता है। तो जो वसा थी, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल वहाँ पे बना था। तो जो अवशोषित वसा होती है उसका वहन करने के लिए कौन है? लसिका होती है, जो कि रुधिर का ही एक भाग होता है। प्रश्न 116 है, पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है जड़ के द्वारा। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में 78% के लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। नाइट्रोजन के केवल नाइट्रेट या नाइट्राइट रूप को ही पौधे ग्रहण करते हैं, और वो भी जड़ के माध्यम से। प्रश्न 117 है, पौधों में जल का वहन कौन सा ऊतक करता है? इसका उत्तर है जाइलम ऊतक। और जो जल का वहन होता है, जो पौधे के अंदर जल एंटर करता है, वो जड़ों के माध्यम से ही करता है। तो जो जाइलम ऊतक है वो जड़ों में पाया जाता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है दोस्तों। देखिए, जैसे जल होता है और जैसे ही जाइलम होता है और जैसे ही जड़ होता है, तो आप तीनों चीज़ें जैसे ही मैच कर सकते हैं, जिससे आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो जाइलम ऊतक होता है वो सिर्फ जल का ही नहीं, बल्कि जो जल में घुलनशील खनिज तत्व होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी नाइट्रोजन व फास्फोरस की, उसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, तो वो भी जल के माध्यम से ही, यानी कि घुलनशील अवस्था में ही और जाइलम के द्वारा ही पेड़ के यानी पौधों के अंदर पहुंचाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 118 है, पौधों में भोजन का वहन कौन सा ऊतक करता है? तो इसका उत्तर है फ्लोएम ऊतक। तो पौधों में बेसिकली दो ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम ऊतक और एक फ्लोएम ऊतक। जाइलम तो आपने पढ़ ही लिया कि जल से संबंधित है और जड़ों में होता है, लेकिन जो फ्लोएम ऊतक होता है वो पाया जाता है पत्तियों में। और आपको पता ही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे वाले खासकर, वो प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जो भी उत्पाद बनेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसका वहन कौन करेगा? वो है फ्लोएम ऊतक। तो प्रश्न 119 है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। देखिए दोस्तों, जो जाइलम ऊतक है वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जल को लगातार चूसता रहता है, यानी कि अवशोषित करता रहता है, और तने में ऊपर की तरफ धकेलता रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब किसी दिए को जलाने पर जो लो है उसकी वजह से जो तेल है वो धीरे धीरे बाती में ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। तो यही सेम गुण है कैपिलैरिटी का। तो जो जाइलम ऊतक ने जो जल पेड़ के अंदर भेजा था वो धीरे 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 ऊपर की तरफ उठता रहता है, और अंत में पत्तियों में पहुंचकर जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनके माध्यम से वाष्पीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम टाइप कुछ बनता है, जिसकी वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और उसी की वजह से जो पानी है वो लगातार पेड़ में चढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दिए में बाती के अंदर तेल चढ़ता रहता है। तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न 120 है,
दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन बल यानी कि कर्षण। अभी हमने आपको बताया कि दिन में जब भी रंध्र खुलेंगे तो क्या होगा, जो जाइलम ने जल को पेड़ के अंदर भेजा था वो धीरे धीरे पत्तियों तक पहुंच जाएगा और पत्तियों के बाद वो रंध्र से होता हुआ जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा और उसी की वजह से जो वाष्पोत्सर्जन है वो होता है। प्रश्न नंबर 121 है, अमीनो अम्ल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है फ्लोएम ऊतक द्वारा। प्रश्न 122 है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, जो जाइलम ऊतक है वो वहन करता है, संवहन करता है यानी कि, और जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं यानी कि जो फ्लोएम ऊतक होता है वो करता है स्थानांतरण। और स्थानांतरण के लिए जो है एटीपी के अणुओं की ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कि प्रश्न 123 है, सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में किस ऊर्जा से प्राप्त करके स्थानांतरित किए जाते हैं? इसका उत्तर है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न 124 है, मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है उत्सर्जन। देखिए, जो शरीर होता है, जंतु का शरीर होता है, स्पेशली मानव का, तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया है वो एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि एक विषैला पदार्थ है और शरीर को उसकी आवश्यकता भी नहीं होती, तो उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे पदार्थों को जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न 125 है, मानव में कितने वृक्क यानी कि किडनी होते हैं जिसको उर्दू में बोलते हैं गुर्दे? इसका उत्तर है 2 यानी कि एक जोड़ा वृक्क। प्रश्न 126 है, शरीर के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर से अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है फुफ्फुस में। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हृदय होता है वो केवल एक पंप की भांति कार्य करता है जो केवल रुधिर की गति को यानी कि प्रवाह को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जो वास्तव में शुद्ध रुधिर होता है वो बनता है फुफ्फुस में। प्रश्न 127 है, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को रुधिर से किस अंग द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है वृक्क यानी कि किडनी। और जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अलग की जाती है फुफ्फुस के अंदर यानी कि फेफड़ों के अंदर। प्रश्न 128 है, वृक्क की इकाई क्या है यानी कि वृक्क जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? तो इसका उत्तर है वृक्काणु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न 129 है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने की विधि क्या कहलाती है? तो इस लाइन का मतलब है कि जिन व्यक्तियों के वृक्क यानी किडनी फेल हो जाती है उनके रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थ किस विधि से निकाले जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो उस कृत्रिम विधि का नाम है अपोहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। प्रश्न 130 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन क्या होती है? तो दोस्तों, ये होती है अपशिष्ट उत्पाद। देखिए, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए जो कच्चा माल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और अपना भोजन बनाने के बाद उनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो कि उनके लिए एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक अपशिष्ट उत्पाद है। प्रश्न 131 है, पौधों के अपशिष्ट उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है गिरने वाली सूखी पत्तियां, गोंद तथा रेजिन। देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अपशिष्ट कई तरीके से अपने शरीर से दूर करते हैं यानी कि उत्सर्जन करते हैं। सबसे पहले तो जब पत्ते गिरते हैं तो इसका मतलब है पेड़ पौधों को उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे अपना अपशिष्ट के रूप में पत्तियों को गिरा देते हैं। दूसरा है गोंद तथा रेजिन के रूप में, आपने देखा ही होगा पेड़ पौधों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलते रहते हैं जिनको गोंद बोलते हैं। तो ये सभी पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो आज का जो लास्ट यानी कि तीसरा पार्ट था वो भी हमने कवर कर लिया है और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर ही कवर हो गया है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वन लाइनर साइंस सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।